सो गाइज आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं कि स्विफ्ट रजिस्टर को डिजाइन करेंगे स्कीमेटिक्स। तो उसके लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट होने वाली है वो चीज़ों को आज की वीडियो में समझने वाले हैं। तो सबसे पहले जब भी हम स्कीमेटिक्स को डिजाइन करते हैं तो हमारा जो फर्स्ट टारगेट होना चाहिए वो होना चाहिए द कलेक्शन ऑफ डॉक्यूमेंट्स पे। ठीक है, कि हम डॉक्यूमेंट्स को सबसे पहले कलेक्ट करें। तो सबसे पहले मुझे जो चाहिए स्विफ्ट रजिस्टर को डिजाइन करना है स्कीमेटिक्स के लिए, तो डेफिनेट सी बात है कि मुझे कोई ना कोई एक माइक्रो कंट्रोलर को सिलेक्ट करना होगा। सो आज के टाइम पे देखते हुए और अगर और भी फीचर्स की बात करते हुए मैंने जो सिलेक्ट किया है दैट इज ESP32। ठीक है, सो ESP32 के लिए से फ़ायदा क्या होने वाला है, तो इसमें आपको वाईफाई इनबिल्ट मिल जाएंगे, ब्लूटूथ इनबिल्ट मिल जाएगी, सो दैट कि इन फ्यूचर आप चाह करके अगर चाहो तो IoT पे भी काम कर सकते हो। ठीक है, तो सबसे पहले मैं जो देखने वाला हूँ वो है ESP32 को। तो ESP32 के लिए आपको चाहिए होगा बेसिक हार्ड दो डॉक्यूमेंट। ठीक है, एक ESP32 का डेटा शीट और दूसरा है हार्डवेयर डिजाइन गाइडलाइन। तो आप बेसिक कुछ नहीं करो आप सीधा सीधी जाओ अपने क्रोम पे और सर्च करो ESP32 हार्डवेयर डिजाइन गाइडलाइन। आप किसी भी सर्किट को डिजाइन करना चाहते हो तो आप इसी पे जाओ। ठीक है, गाइडलाइन पे बेसिक। तो ये हार्डवेयर कोई जो भी आपको डिजाइन करना है, अगर आपको STM का करना तो आप STM32 लिखो और उससे आगे लिख दो हार्डवेयर डिजाइन गाइडलाइन। इससे क्या होगा कि आपको डिजाइनिंग के लिए आपको एक रेफरेंस मिल जाएगा। ठीक है, जो कंपनी प्रोवाइड करती है अपने IC के लिए, जो उसके सेफ्टी के लिए। तो इसमें जब मैं नीचे आऊंगा तो सबसे पहले देखो यहाँ पे आपको डिफरेंट दिख लेंगे। कंटेंट में आप आओगे तो स्कीमेटिक चेकलिस्ट है जिसमें आपको पावर सप्लाई के लिए डिजाइनिंग बताई गई है, RTC पावर सप्लाई किस तरह से, फ्लैशिंग के लिए आपको दिया गया है कैसे आप फ्लैश करोगे, RF ADC एक्सटर्नल कैपेसिटर UART SDIO टच सेंसर कैसे ये सब काम करेंगे, लेआउट के लिए आपको। तो पूरी गाइडलाइन आपको यहाँ पे कंप्लीट मिलने वाली है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं बात करूंगा ESP32 में। तो यहाँ पे जब आऊँगा मैं तो सबसे पहले मैं पावर सेक्शन की बात करूंगा। तो पावर सेक्शन में जब हम आएंगे तो यहाँ पे क्या है, फॉर द फर्दर डिटेल्स ऑफ यूजिंग द पावर सप्लाई पिन्स प्लीज रेफर टू दिस। ठीक है, ESP32 सीरीज डेटा शीट। यहाँ पे जब मैं आऊँगा तो यहाँ पे क्या लिख रहा है, ESP32 हैज पिन नंबर 37 VDD P3 3PS 3P3 and इसको CPU that supplies power for CPU IO and voltage level is 1.8 to 3.6. This is a very important recommendation for the PC schematic designer, also a PCB designer. You must have to focus on this voltage range because ESP32 the maximum voltage rating is a 3.6 volt. यहाँ पे जो ESP32 में maximum जो output range होता है that is a 3.6 volt. ठीक है, यहाँ पे 3.6 वोल्ट है मैक्सिमम एंड इट इज रिकमेंडेड टू ऐड एन एक्स्ट्रा 1.1 माइक्रोफैराड कैपेसिटी डीकपलिंग कैपेसिटर क्लोज टू द डिजिटल पावर सप्लाई। तो यहाँ पे ये बोला जा रहा है कि जब भी आप पावर सप्लाई बनाओगे, पावर सप्लाई एक्सटर्नल रिसोर्सेस लोगे, तो वहाँ पे आपको ध्यान देना है कि आपको एक एक्स्ट्रा 0.1 माइक्रोफैराड का डीकपलिंग कैपेसिटर लगाना है। ठीक है, अनदर क्या बोल रहा है, पिन नंबर 26 VDD SDIO कैन सर्व एज द पावर सप्लाई फॉर द एक्सटर्नल डिवाइसेस एट आइदर 1.8 वोल्ट इफ GPIO 12 इज पुल्ड हाई ड्यूरिंग बूट। ड्यूरिंग जब आप प्रोग्रामिंग करते हो तो यहाँ पे बूट मोड आपको इनेबल करना होता है। तो उसके लिए भी बोल रहा है कि आपको क्या करना है, यहाँ पे पिन नंबर 26 पे भी पावर सप्लाई कनेक्ट करना है। ठीक है, और वहाँ पे भी आप क्या डेफिनेटली कनेक्ट करोगे बेसिक। वहाँ पे आप क्या करोगे बेसिक, जब आप 1.8 वोल्ट पे अगर ऑपरेट कराना है तो पुल्ड हाई ड्यूरिंग बूट, तो ठीक है वहाँ पे 1.8 वोल्ट पे आपको करना है। ठीक है, और अगर आप 3.3 वोल्ट पे ऑपरेट करना चाहते हो तो आपको क्या करना पड़ेगा, बूट के ड्यूरेशन में आपको बेसिक क्या करना पड़ेगा, GPIO 12 नंबर को लो करना पड़ेगा, पुल लो करना पड़ेगा। ठीक है, यानी पुल अप नहीं पुल डाउन करना पड़ेगा। तो यहाँ पे ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सिनेरियो है फॉर द पावर सप्लाई ऑफ ESP32 कि जब आपको यहाँ पे बेसिक, एक तो आपको ESP32 को पावर अप करना है, तो पावर अप करने के लिए आपको करना क्या है, जो यहाँ पे पिन नंबर 37 है इस पे क्या करना है आपको, फर्स्ट कंडीशन इज कि 1.8 से लेके 3.6 वोल्ट तक ही देना है, इससे ज़्यादा आपको नहीं देना है। और एक पावर सप्लाई के साथ क्या करोगे आप बेसिक एक 0.1 माइक्रोफैराड का कैपेसिटर यहाँ पे यूज़ करने वाले हो। ठीक है, और दूसरा कंडीशन ये कि अगर आप बूट पिन को यूज़ करना चाहते हो ड्यूरिंग द प्रोग्रामिंग, तो यहाँ पे भी दो कंडीशन है कि अगर 1.8 वोल्ट अगर आप अप्लाई कर रहे हो तो आप पुल अप करोगे। ठीक है, आप क्या करोगे, बूट पिन को पुल अप करोगे। और अगर आप 3v3 यूज कर रहे हो यानी 3.3 वोल्ट यूज कर रहे हो पिन GPIO 12 पे, तो उसे आप क्या करना पड़ेगा, आपको पुल डाउन करना पड़ेगा। ठीक है, और बाय डिफॉल्ट क्या होता है, GPIO 12 पुल लो होता है यानी पुल डाउन होता है।
ठीक है। तो ये सारे यहाँ पे बेसिक्स आपको रिकमेंडेशन देखने के लिए मिलेंगे पावर अप सप्लाई के, ठीक है। तो ये चीज़ आप पढ़ोगे तो आपको बहुत अच्छा क्लियर होगा। एज एन पीसीबी डिजाइनर मैं डेफिनेटली रिकमेंड करूंगा कि आप एक बार डेटा शीट के साथ जाओ यहाँ पे, कि आपको बहुत अच्छा क्लियर मिले। और डेटा शीट से ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा आप उसके हार्डवेयर डिजाइन गाइडलाइन पे जाओ, आपको डिफरेंट इंटरफेसेस देखने के लिए मिलेंगे कि कैसे आपको इंटरफेस करना है। जैसे कि अभी मैंने आपको बताया कि VDD SDIO पे क्या करना है यहाँ पे, इसे बेसिक जी आप यहाँ पे क्या किया, दोनों को पुल डाउन किया, देखो 1 UF लगा करके, ठीक है। तो इस तरह से आपको कनेक्शन यहाँ पे देखना है, करने हैं। उसी तरह से यहाँ पे देखो, जो आप फर्स्ट टर्म में देख रहा था, बता रहा था आपको कि क्या करना है, जो आपका पिन पिन नंबर 37 है, इस पे 0.1 माइक्रोफैराड का कैपेसिटर यूज करना है VDD 3 पे। तो देखो यहाँ पे भी कनेक्ट कर रखा होगा, अगर यहाँ पे पिन दिया होगा तो VDD पिन नंबर 37 पिन नंबर, हाउ व्हाट द पिन नंबर, दैट इज पिन नंबर 37। पिन नंबर 37 यहाँ पे कहाँ है जी, पिन नंबर 37 देखो VDD P3 है ना, यहाँ पे VDD P3, इस पिन को क्या किया है, यहाँ पे डायरेक्ट कनेक्ट किया, एक पुल डाउन किया किससे, 0.1 UF कैपेसिटर से, ठीक है। तो इस तरह से ये चीज़ें यहाँ पे काम करती हैं। उसे VDD FDIO को भी किया गया है रजिस्टेंस के साथ। तो ये सारी चीज़ें हार्डवेयर डिज़ाइन गाइडलाइन में बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। और यहाँ पे आपको बहुत सारे इंटरफेस, RTC के लिए पावर सप्लाई आपको प्रोवाइड करना है ना, पावर ऑन सीक्वेंस ऑन सिस्टम रीसेट के लिए पावर सप्लाई आपको कैसे यूज़ करना है। तो ये सारी चीज़ें यहाँ डॉक्यूमेंट में दी गई हैं। उसी तरह से आपको फ्लैशिंग, अगर आप फ्लैश करना चाहते हो कंपलसरी है, और फ्लैश कंपलसरी है ही, और एफरेम के ऐप का ऑप्शनल, अगर आप एक्स्ट्रा कोई मेमोरी ऐड करना चाहते हो एफरेम, तो आप वो भी डेफिनेटली कर सकते हो। बट फ्लैशिंग के लिए क्या है, कंपलसरी है। तो SIP फ्लैश एंड SIP PFRAM। तो SIP का मतलब क्या होता है, बेसिक सिस्टम इन पैकेज फ्लैश रैम, ठीक है, इस तरह के। तो ये भी आपको देखने चाहिए कि कैसे आप करोगे। तो 4 MB है, तो ये सब चीज़ें कंडीशन है, ठीक है। और इसके यहाँ पे फिर आप नीचे इसको देख, ये सारी चीज़ें मतलब इंपॉर्टेंट होती हैं। जैसे जैसे आप धीरे धीरे डिजाइनिंग में आगे बढ़ोगे तो वो आपको यूज़ करनी चाहिए, ठीक है। आप इस तरह से यूज़ कर सकते हो। उसी तरह फिर यहाँ पे क्रिस्टल ऑसिलेटर को ऐड किया गया है। तो क्रिस्टल ऑसिलेटर भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि जब आप डेटा को ट्रांसमिट करते हो तो उसे एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी की रिक्वायरमेंट होती है ना। तो फ्रीक्वेंसी या डेटा ट्रांसफर का एक रेट होता है जिसे बॉड रेट आप बोलते हो। तो बॉड रेट क्या है, बेसिक तो बॉड रेट होता है बिट पर सेकंड, कितना डेटा 1 सेकंड के अंदर सेंड होने वाला। तो वो कैसे सेंड होगा, तो उसके लिए आपको चाहिए ऑसिलेटर और क्रिस्टल। क्रिस्टल एंड ऑसिलेटर बोथ आर द डिफरेंट थिंग्स। तो ऑसिलेटर क्या होता है, आज के टाइम पे जो भी आपके प्रोसेसर या कंट्रोलर होते हैं, माइक्रो कंट्रोलर, उसके अंदर ऑलरेडी ये इनबिल्ट होता है। बट जब हम बात करते हैं क्रिस्टल की, तो क्रिस्टल इनबिल्ट नहीं होता है, इसीलिए आप क्रिस्टल एक एक्स्ट्रा ऐड करके आप क्या करते हो, उस ऑसिलेटर को एक्टिव करते हो, और वो ऑसिलेटर क्या करता है, ऑसिलेट करना स्टार्ट करता है, ठीक है। डिपेंड करता है कि आप कैसा माइक्रो कंट्रोलर यूज़ करो, उसकी क्या रिक्वायरमेंट है क्रिस्टल की, ठीक है। तो वो चीज़ें हैं, तो वो बहुत सारी, ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। फिर RTC के इंटरफेसेस के लिए, तो हर चीज़ के इंटरफेस के लिए आपको हार्डवेयर गाइडलाइन देखना पड़ेगा। फिर RF डिज़ाइन करोगे तो RF के लिए भी आपको यहाँ पे दी गई हैं चीज़ें, ADC हैं। तो बहुत सारे यहाँ पे फीचर्स हैं। तो चलो ठीक है, आगे चल के इस पर और भी ज़्यादा बात करेंगे। तो आशा करूँगा आपको ये चीज़ें समझ में आई होगी। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।